फिस्कल वर्ल्ड व्यू चैनल पर आप सबका स्वागत है। देखिए, 2025 में आरबीआई ने जो किया है उसको समझना जरूरी है। आरबीआई ने 7 मास्टर डायरेक्टिव सर्कुलर दिए हैं। ये सिर्फ मास्टर पॉलिसी नहीं, पूरा रेगुलेटरी ओवरहॉल है। बैंकिंग सिस्टम का पूरा इंजन बदल गया है। पहले देश का हाल समझते हैं। जीडीपी ग्रोथ 6.8%, इकोनॉमी दौड़ रही है। इन्फ्लेशन 4.2% कंट्रोल में, पर आरबीआई नजर रखता है। रीपो रेट 5.5% आरबीआई ने इससे सेट किया है। बैंक रिजर्व्स सीआरआर 3%, एसएलआर 18%। इन नंबर से लगता है आरबीआई बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन, इसी बैलेंस के लिए यह नए नियम लाए गए हैं। पहले एक काम, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ। हम एक सेक्शन समझेंगे, कोई पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। चलिए सेक्शन वाइज डाइव करते हैं। चलिए, पहला हेडलाइन, एफओसीसी मींस फॉरेन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड कंपनी। अब एफओसीसी को एफडीआई का दर्जा मिल गया है। की टेकअवेज, शेयर स्वैप अलाउड है, डिफर्ड पेमेंट अलाउड है अप टू 25%, बोनस शेयर्स अलाउड है, एनआरआई हेयर्स इनहेरिट कर सकते हैं। शेयर्स ऑन नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस एफसीजीपीआर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है उसके लिए। राइट्स इश्यूज, नॉन रेजिडेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं डीसीएफ या नेवी प्राइस पे। अगर एफओसीसी में चेंजेस होता है तो फॉर्म डीआई भरना मैंडेटोरी होगा 30 डेज के अंदर। कंट्रोल का मतलब आब है मेजॉरिटी ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेंज या पॉलिसी डिसीजन अथॉरिटी। इसका इंपैक्ट होगा कि ये रोकेगा कंपनी की होल्डिंग शेल कंपनीज के थ्रू करने से। स्टार्टअप्स अब कन्वर्टिबल नोट फैसिलिटी यूज कर सकेंगे। कन्वर्टिबल नोट मिनिमम 25 लाख का होगा। कन्वर्टिबल नोट की मैच्योरिटी अप टू 5 इयर्स होगी। लेकिन ध्यान रखें, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां विदेशी निवेश पर पूरी तरह से रोक है। लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग एंड बेटिंग चिट फंड्स, निधि कंपनी, रियल एस्टेट बिजनेस, एक्सेप्शंस डेवलपमेंट्स ओनली। आरबीआई एम्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लेकिन ट्रांसपेरेंटली के साथ एफओसीसी बूस्ट करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैंडेटरी रिपोर्टिंग, फॉर्म डीआई स्ट्रेंथन्स करेगा ओवरसाइट को। स्टार्टअप्स गेट अ बूस्ट फ्रॉम कन्वर्टिबल बॉन्ड से मास्टर डायरेक्शन कुड बी अ गेम चेंजर। अब आते हैं दूसरे मास्टर डायरेक्शन पर। इसका सीधा असर आपके और हमारे बैंक अकाउंट पर पड़ेगा। यह इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरों से जुदा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है सेविंग्स अकाउंट यानी बचत खाते को लेकर। पहले आरबीआई एक तरह से ब्याज दरों पर एक ऊपरी सीमा तय कर रखता था, लेकिन अब आरबीआई ने कह दिया है, बैंक तुम आजाद हो, कोई स्टैट्यूटरी सीलिंग नहीं होगी। हर बैंक अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलकर अपनी पॉलिसी बनाएगा और तय करेगा कि वो सेविंग्स अकाउंट पर मैक्सिमम कितना ब्याज देगा। इससे बैंक्स के बीच कंपटीशन बढ़ेगा और हो सकता है कि आपको अपने सेविंग्स पर बेहतर रिटर्न मिले। अब बात करते हैं टर्म डिपॉजिट्स की, जिसे आप एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। अभी तक बैंक एफडी पर एक फिक्स्ड रेट देते थे, लेकिन अब नए नियम के अनुसार बैंक अपने टर्म डिपॉजिट के रेट्स को एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ सकते हैं। आरबीआई का रीपो रेट या टी बिल, ट्रेजरी बिल का यील्ड या फिर एआरआर, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। इसका मतलब है कि अगर रीपो रेट बढ़ेगा तो आपकी एफडी का ब्याज भी बढ़ सकता है, और अगर घटेगा तो घट भी सकता है। इससे ब्याज दरों में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और वो मार्केट के उतार चढ़ाव से जुट जाएंगे। एक और खास बदलाव उन लोगों के लिए है जो विदेश से इंडिया वापस आते हैं। इन्हें रिटर्नीज कहा जाता है। ये लोग अपने विदेशी पैसों को आरएफसी, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में रख सकते हैं। नए नियम के तहत इन आरएफसी अकाउंट्स पर ब्याज दरों को लेकर बैंक्स को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी यानी पूरी आजादी दे दी गई है। बैंक अब इन अकाउंट्स पर मार्केट के हिसाब से कंपेटिटिव रेट्स दे पाएंगे।
जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग अपना पैसा इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में लाएंगे। यह देश में फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ाने का भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन यह सारे बदलाव बैंक कैसे लागू करेंगे? आरबीआई ने साफ कहा है कि हर बैंक को अपने बोर्ड से एक क्लियर पॉलिसी अप्रूव करवानी होगी। इस पॉलिसी में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि बैंक सेविंग्स और टर्म डिपॉजिट्स पर ब्याज कैसे तय करेगा। ये पॉलिसी बैंक को अपनी वेबसाइट पर भी डालनी होगी ताकि कस्टमर्स को पूरी जानकारी मिल सके। इससे मनमानी पर रोक लगेगी। तो अब आप जब भी एफडी करवाने जाएं तो जरूर देखें कि बैंक का रेट किस बेंचमार्क से जुड़ा है और उसकी पॉलिसी क्या कहती है। जानकार ग्राहक ही हमेशा फायदे में रहता है। सेक्शन 2, बल्क डिपॉजिट और प्रीमेच्योर विथड्रॉवल। चलिए अब ब्याज दरों के इस खेल में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बैंक्स में एक टर्म होता है बल्क डिपॉजिट। ये वो बड़ी रकम होती है जो एक साथ जमा की जाती है और इस पर बैंक आमतौर पर थोड़ा ज्यादा ब्याज देते हैं। अभी तक 2 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा की डिपॉजिट को बल्क डिपॉजिट माना जाता था, लेकिन आरबीआई ने इसकी सीमा बढ़ा दी है। 1 अप्रैल 2025 से 3 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा के सिंगल टर्म डिपॉजिट को बल्क डिपॉजिट माना जाएगा। इसका मतलब है कि अब बैंक्स को 2 से 3 करोड़ के बीच की डिपॉजिट्स पर भी वही स्टैंडर्ड रेट देना होगा जो छोटे डिपॉजिट्स पर मिलता है। अब आते हैं उस सिचुएशन पर जो कभी ना कभी हम सबके सामने आती है, प्रीमेच्योर विथड्रॉवल। जब भी आप ऐसा करते हैं, बैंक आपसे एक पेनल्टी लेता है। यह नियम बैंक्स को अपनी पॉलिसी में साफ साफ बताने होंगे। सभी टेन्योर के एफडी के लिए यूनिफॉर्म प्री क्लोजर पेनल्टी। एक और बहुत बड़ा ग्लोबल चेंज है जिसका असर इंडिया पर भी हो रहा है। अब तक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए लाइबोर का इस्तेमाल होता था, लेकिन लाइबोर में कुछ घोटाले सामने आए, इसलिए दुनिया भर के देश इसे दूर जा रहे हैं। इसकी जगह अब ARR यानी ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। मेजर करेंसीज जैसे US डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड के लिए अब नए ARR आ गए हैं। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि इंडिया के बैंक्स को भी अब लिबोर को छोड़कर इन नए ARR को अपनाना होगा। ये इंटरनेशनल फाइनेंस के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए एक जरूरी बदलाव है। इसका लक्ष्य है ब्याज दरों को और ज्यादा मार्केट ड्रिवन, ट्रांसपेरेंट और ग्राहक फ्रेंडली बनाना, सेविंग्स अकाउंट पर कंपटीशन बढ़ाना, टर्म डिपॉजिट्स को एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ना, प्रीमेच्योर विथड्रॉवल जैसी चीजों में समानता लाना। साथ ही लिबोर से AR पर शिफ्ट होने से भारतीय बैंकिंग सिस्टम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार तैयार हो। तीसरा, IRAC नॉर्म। देखिए, बैंक जब लोन देता है तो उसको वापस भी तो लेना है ना, लेकिन कई बार लोग पैसा टाइम पे नहीं दे पाते। इसी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आरबीआई ने नियम बनाए हैं। इनको कहते हैं इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन यानी IRAC। इसलिए जैसे ही लोन का इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हो जाता है, बैंक उस अकाउंट को NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देता है। ये पहला कदम है, समझिए रेड फ्लैग उठ गया। एक बार अकाउंट NPA बन गया तो उसकी जर्नी शुरू होती है अलग अलग कैटेगरीज में। स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड आफ्टर 90 डेज, डाउटफुल आफ्टर 12 मंथ्स। डाउटफुल कैटेगरी के अंदर भी D1, D2, D3 सब कैटेगरीज होती हैं। लॉस एसेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे समझना है, मोरेटोरियम को लेकर आरबीआई ने साफ कर दिया है, मोरेटोरियम पीरियड को NPA क्लासिफिकेशन के कैलकुलेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। अब देखिए, जैसे ही कोई एसेट NPA बनता है, बैंक को उसके लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। प्रोविजनिंग का मतलब क्या है? आसान भाषा में, मान लीजिए 100 रुपए का लोन शायद वापस न आए, तो बैंक अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा साइड में निकाल कर रख देगा। इसी को प्रोविजनिंग कहते हैं। ये एक सेफ्टी कुशन की तरह है।
आरबीआई ने इसके लिए अलग अलग स्लैब्स बनाए हैं। देखते हैं टेबल। स्टैंडर्ड एसेट्स 0.25% से 1% तक। जब एसेट सब स्टैंडर्ड हो, अगर सिक्योर्ड है, प्रोविजन 15%। अगर अनसिक्योर्ड है, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड, प्रोविजन 25%। क्योंकि अनसिक्योर्ड में बैंक के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होता, रिस्क ज्यादा होता है। फिर जब एसेट डाउटफुल या लॉस हो जाता है, प्रोविजनिंग 100% तक चली जाती है। अब एक और बड़ा कॉन्सेप्ट, एक्सपोजर लिमिट्स। कितना लोन एक बैंक एक बोरोवर को दे सकता है। नए नियमों के हिसाब से एक बैंक अपने टियर 1 कैपिटल का 20% से ज्यादा किसी एक सिंगल बोरोवर को नहीं दे सकता, और पूरे ग्रुप के लिए यह लिमिट 25% है। इसके अलावा बड़े लोन्स का रूल, अगर कोई अकाउंट जिसमें 802,000 करोड़ से ज्यादा का लोन है वो एनपीए हो जाता है, तो बैंक को 180 दिन के अंदर रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक रेजोल्यूशन प्लान बनाना पड़ेगा और उसको लागू करना होगा। और अगर किसी बैंक का जीएनपीए 6% से ऊपर चला जाता है तो उसको हर 3 महीने में स्ट्रेस टेस्ट करवाना पड़ेगा। स्ट्रेस टेस्ट मतलब क्या बैंक इकोनॉमी के शॉक झेल पाएगा। आरआरबीज के लिए थोड़ी छूट है, लेकिन मकसद एक ही है, बैंकिंग सिस्टम को मजबूत और सुरक्षित बनाना। 4th डायरेक्टिव। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसको आप और हम हर दिन यूज करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स। जब आप इनको पेमेंट करते हैं तो आपका पैसा सीधा उनके पास नहीं जाता। बीच में एक कंपनी होती है, पेमेंट एग्रीगेटर, जिसे पीए कहते हैं। राजरपे, पेयू पेटीएम, ये कंपनी आपके बैंक से पैसा लेकर मर्चेंट को देती है। इन पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए आरबीआई इनके लिए नए नियम लाया है। सबसे पहला नियम, नॉन बैंक कंपनीज को पेमेंट एग्रीगेटर का काम करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के धंधा बैंड। लाइसेंस ऐसे ही नहीं मिलेगा, कंपनी को अपनी हैसियत दिखानी पड़ेगी। आरबीआई ने कहा है कि नेटवर्थ कम से कम 25 करोड़ रुपए होनी चाहिए। नेटवर्थ मतलब कंपनी की कुल संपत्ति माइनस उसकी सारी देनदारियां। ये 25 करोड़ एंट्री बैरियर है, सिर्फ सीरियस प्लेयर्स ही आ सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कंप्लायंस है पीसीआई डीएसएस। पीसीआई डीएसएस वर्जन 4.0 को 31 मार्च 2026 तक सभी पीएस को लागू करना होगा। ये सुनिश्चित करता है कि आपके कार्ड की डिटेल सेफ हैं। पेमेंट एप्लीकेशंस को पीएडीएसएस कंप्लायंस भी तुरंत करना होगा। कई बार फ्रॉड कॉल्स और फिशिंग लिंक्स आते हैं। आरबीआई ने कहा है कि जनवरी 2025 से पीएस को एआई बेस्ड रियल टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग लगाना होगा। यह सिस्टम ट्रांजैक्शन पैटर्न्स को एनालाइज करेगा और तुरंत अलर्ट करेगा। जैसे ही कोई अनजान जगह से या अजीब अमाउंट का ट्रांजैक्शन होगा, सिस्टम उसको पकड़ लेगा। पीएस को हर साल सर्टेन एम्पैनल्ड ऑडिटर से ऑडिट करवाना अनिवार्य है। ये ऑडिट चेक करता है कि सिस्टम्स ठीक हैं, बिल्कुल आपके स्कूल के फाइनल एग्जाम जैसा। तो इन नियमों से आरबीआई पक्का करता है कि आपका पैसा और डेटा सुरक्षित रहें। अब मर्चेंट यानी दुकानदार के साइड से देखिए। पहले कोई भी दुकानदार आसानी से पीए प्लेटफॉर्म पर आ जाता था, फ्रॉड रिस्क बढ़ता था। अब पेमेंट एग्रीगेटर को मर्चेंट का आधार बेस्ड ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। इससे पता चलेगा कि दुकानदार जेन्युइन है और आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। सेटलमेंट का एक बड़ा मसला था, पैसा मर्चेंट को पहुंचने में दिन लग जाते थे। अब आरबीआई ने कहा सेटलमेंट T+1 बेसिस पर होगा। T मतलब ट्रांजैक्शन डे, आज हुआ, अगले वर्किंग डे पैसा मर्चेंट के अकाउंट में। यह छोटे बिजनेसेस के लिए बड़ी राहत है। यह पैसा एक स्पेशल अकाउंट में रखा जाता है, एस्क्रो अकाउंट। आरबीआई ने कहा है कि एस्क्रो सिर्फ स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में ही खोला जा सकता है, ना कि कोऑपरेटिव या छोटे बैंक्स में। अगर पीए को कुछ हो भी जाए, एस्क्रो का पैसा सेफ रहेगा
और मर्चेंट्स को मिल जाएगा। हर पेमेंट एग्रीगेटर को वेबसाइट पर टर्म्स एंड कंडीशंस, रिफंड पॉलिसी, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म दिखाना होगा। ये सब छोटे छोटे अक्षरों में नहीं बल्कि क्लियर और आसान भाषा में होना चाहिए। कस्टमर को पता होना चाहिए कि कहां जाना है और कैसे समस्या का समाधान होगा। इन नियमों से पीए की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर होगा। ये सब मिलकर ऑनलाइन पेमेंट इकोसिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय बना रहे हैं। फिफ्थ डायरेक्टिव पॉलिसी पीएसएल। तो अब हम आते हैं बैंकिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी पीएसएल। इसका मतलब क्या है? देखिए, बैंक का काम सिर्फ बड़े बड़े कॉरपोरेट को लोन देना नहीं है। देश के विकास के लिए जरूरी है कि पैसा उन सेक्टर्स तक भी पहुंचे लेकिन जिनको आसानी से लोन नहीं मिलता, जैसे खेती-बाड़ी, मैसमे, शिक्षा, हाउसिंग इत्यादि। इन्हीं सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर कहा जाता है। आरबीआई बैंक्स के लिए एक टारगेट सेट करता है कि उनको अपने टोटल लोन का एक सर्टेन परसेंटेज इन सेक्टर्स को देना ही पड़ेगा। ये एक तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंक्स की। फाइनेंशियल ईयर 2025 के 2026 के लिए आरबीआई ने नए टारगेट्स जारी किए हैं। जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे एसबीआई स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स टारगेट 40% पीएसएल टारगेट, एग्रीकल्चर 18%, एमएसएमई 7.5%, वीकर सेक्शंस 12%। अब पीएसएल सर्टिफिकेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई-कुबर पे 4 कैटेगरीज में आगरी, एमएसएमई, जनरल, वीकर मिलेंज। तीसरा, नए एलिजिबल लोन्स जो प्रायोरिटी सेक्टर में दिए गए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी अप टू 50 करोड़, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एनी अमाउंट, एमएसएमई एक्सपोर्ट 150% वेट, वीकर सेक्शंस इन अनबैंक्ड डिस्ट्रिक्ट्स 100%, एससीबी टोटल 40%, आरआरबी 75%, एसएफबी 75%। प्रायोरिटी लेंडिंग से सामाजिक समावेश को बल मिलता है। सिक्स्थ डायरेक्टिव सीआईसी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एकदम जरूरी टॉपिक जिसका नाम है सीआईसी यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। ये वही कंपनी है जो आपका क्रेडिट स्कोर बनाती है। जब भी आप लोन लेने जाते हैं ना, बैंक सबसे पहले यही देखता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। अगर स्कोर अच्छा तो लोन मिलने का चांस बढ़ जाता है और अगर स्कोर खराब तो बैंक वाले आपको दरवाजे से वापस भेज देंगे। तो आरबीआई ने इसमें नया नियम लाया है। पहले क्या था? इंडिया में 4 अलग सीआईसी थे, सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, क्रिफ, सबका अपना डेटाबेस था। लेकिन अब आरबीआई ने कहा अब सब एक साथ आओ, नए नियम के मुताबिक इन चारों को इंटीग्रेट करना होगा। अब सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, सीआईएफ का डेटा लिंक हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं होगा कि एक कंपनी के पास अच्छा रिकॉर्ड और दूसरे के पास खराब, सबके पास एक ही आखिरी और सच्चा रिकॉर्ड होगा। इससे बैंकों को डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी। उनको 4 जगह जांच पड़ताल नहीं करनी पड़ेगी। एक जगह देखा, पूरा कुंदाली सामने आ गया। ये सिस्टम को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बना देगा। आरबीआई ने कहा कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना होगा जहां से डाटा शेयर हो सके। इसके अलावा रिपोर्टिंग के नियम भी सख्त कर दिए गए हैं। अब हर महीने बैंक्स को इन सीआईसीज को डिटेल रिपोर्ट भेजनी होगी। इस रिपोर्ट में क्या क्या होगा? डीपीडी, डेज पास्ट। डू डीपीडी मतलब आपने ईएमआई कितने दिन लेट भरी है। छोटा से छोटा डिफॉल्ट भी अब रिकॉर्ड होगा। साथ साथ केसीसी, एसएचजी, मुद्रा, इन सब का पूरा हिसाब किताब क्रेडिट रिपोर्ट में दिखेगा। इसका मतलब सरकार चाह रही है कि हर छोटा बड़ा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो। और सुनिए, एक और बड़ा बदलाव है। विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम अब छुपाया नहीं जाएगा। विलफुल डिफॉल्टर निकात जानबूझकर पैसा नहीं लौटाना। अगर किसी ने 25 लाख से ज्यादा लोन लिया और जानबूझकर डिफॉल्ट किया, उनकी लिस्ट हर वीक अपडेट करके सीआईसीज को भेजनी होगी। ये एक तरह से सामाजिक प्रेशर बनाने का तरीका है। जब नाम पब्लिक होगा
तो थोड़ी तो शर्म आएगी ना। पहले ये प्रोसेस धीमा था, लेकिन अब वीकली अपडेट से लगाम कसना आसान हो जाएगा। आपका अधिकार, आपका डाटा। अब बात करते हैं डेटा प्राइवेसी और आपके अधिकारों की। जब इतना डेटा इकट्ठा हो रहा है, इसकी सुरक्षा भी जरूरी है। इसलिए आरबीआई ने निर्देश दिया, सभी CICs को 2 कानून फॉलो करने होंगे। CICRA 2005, DPDPA 2023। दोनों कानून डेटा सुरक्षा और कंसेंट इंश्योर करते हैं। अगर आपको लगता है रिपोर्ट में गड़बड़ी है तो क्या करें? मान लीजिए आपने टाइम पर चुका दिया, पर रिपोर्ट डिफॉल्टर दिखा रहा है। ऐसे में आप परेशान हो जाएंगे, स्कोर गिर जाएगा। नए नियम के अनुसार आप सीधे CIC से संपर्क करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। CIC को 30 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान करना होगा। अगर सही पाया गया तो रिकॉर्ड ठीक करना पड़ेगा। अब टाइम लिमिट है, अगर 30 दिन में काम नहीं हुआ, आगे शिकायत कर सकते हैं। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। CICs अब लापरवाही नहीं कर सकती। ये नियम ग्राहक के हित में एक बड़ा कदम है। सार क्या है? आरबीआई चाहता है क्रेडिट इकोसिस्टम मजबूत, ट्रांसपेरेंट, ग्राहक अनुकूल बने। 1. चारों CICs जोड़कर डाटा एक रूप। 2. विलफुल डिफॉल्टर्स पर शिकंजा। 3. ग्राहक को करेक्शन का अधिकार। ये सब मिलकर लोगों का विश्वास बढ़ाएंगे। 7th डायरेक्टिव पॉलिसी। तो चलिए अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बैंक के लिए ये वही है जो एक बिल्डिंग के लिए उसकी नींव होती है, कैपिटल एडिक्वेसी। समझिए, 1 अप्रैल 2025 से आरबीआई ने नया नियम लागू कर दिया है। CRAR यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो अब स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए 11.5% कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बैंक के पास जितना भी रिस्की लोन है, उसका 11.5% पूंजी यानी कैपिटल बैंक को अपने पास सुरक्षित रखना होगा। ये एक तरह का सेफ्टी जैकेट है कि अगर कोई लोन डूब भी जाए तो बैंक खुद ना डूब जाए। और रीजनल रूरल बैंक्स यानी RRBs, उनके लिए ये CRAR थोड़ा कम 9% रखा गया है। क्यों? क्योंकि उनका काम अलग है, उनका रिस्क प्रोफाइल अलग है। लेकिन एक चीज कॉमन है, Tier 1 कैपिटल। ये बैंक की सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली पूंजी होती है, एकदम सॉलिड। आरबीआई ने कहा है कि चाहे SCB हो या RRB, टोटल कैपिटल का कम से कम 7% तो Tier 1 ही होना चाहिए। मतलब सेफ्टी जैकेट में भी क्वालिटी चेक है। ऐसी वैसी पूंजी से काम नहीं चलेगा। पहले क्या होता था, बसल III के नियम थे, उसमें CET1, AT1 जैसे कॉम्प्लेक्स टीयर्स होते थे। तो आरबीआई ने सोचा, अरे इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, इसलिए अब इन कॉम्प्लेक्स टीयर्स को RRBs के लिए हटा दिया गया है। एकदम सिंप्लीफाइड अप्रोच। अब बस Tier 1 और Tier 2 सीधा हिसाब। इससे बैंक्स के लिए कंप्लायंस आसान हो गया है। और ये जो पूरा हिसाब किताब है, इसका रिपोर्ट कहां जाएगा? तो RRBs को अपनी सालाना रिटर्न यानी एनुअल रिपोर्ट NABARD को सबमिट करनी होगी। NABARD, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, वो इन RRBs का रेगुलेटर है। RRB का रिपोर्ट कार्ड NABARD के पास जाता है, SCB का सीधा आरबीआई के पास। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें हमेशा गड़बड़ी की गुंजाइश रहती है, रिलेटेड पार्टी लेंडिंग। मतलब बैंक अपने ही डायरेक्टर, उनके रिश्तेदार या उनकी कंपनी को लोन दे रहा है। इसमें पार्शियलिटी यानी फेवरिज्म का चांस रहता है ना, इसलिए आरबीआई इस पर हमेशा नजर रखता है। आरबीआई ने एक ड्राफ्ट निकाला है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। इसमें रिश्तेदारी वाली उधारी पर सख्त नियम बनाए गए हैं। सबसे बड़ा नियम, रिलेटेड पार्टीज को मिलाकर Tier 1 कैपिटल का 10% लिमिट। एक लिमिट लगा दी है कि बस इसके आगे नहीं। अगर कोई बड़ा डायरेक्टर अपनी ही 10 कंपनीज को बैंक से लोन दिलवा दे और कल को वो कंपनी डूब जाए तो सीधा असर बैंक पर पड़ेगा। इसलिए आरबीआई ने ये 10% की सीलिंग लगा दी है।
अगर कोई रिलेटेड पार्टी को दिया जाने वाला लोन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है तो उसके लिए अलग से बोर्ड अप्रूवल लेना जरूरी होगा। पूरी बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठेगी, उसमें इस पर चर्चा होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस मीटिंग में जिस डायरेक्टर का रिश्तेदार वो लोन ले रहा है उस डायरेक्टर को मीटिंग से बाहर जाना होगा। इसको कहते हैं रिक्यूजल ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। मतलब आप अपने ही मामले में जज नहीं बन सकते। तो ये रिलेटेड पार्टी है कौन? बैंक के डायरेक्टर्स, बैंक के स्पॉन्सर्स जिन्होंने बैंक शुरू किया, उनके सारे रिश्तेदार, ऐसी कोई भी फर्म या कंपनी जिसमें इन लोगों का कंट्रोल या अहम हिस्सा हो। डेफिनेशन का दायरा बहुत बड़ा रखा गया है ताकि कोई लूप होल का फायदा ना उठा सके। आरबीआई ने रिपोर्टिंग को बहुत जरूरी बना दिया है। नए ड्राफ्ट के हिसाब से हर बैंक को सेमी एनुअली यानी हर 6 महीने में आरबीआई को एक पूरी रिपोर्ट भेजनी होगी। इस रिपोर्ट में उन्होंने अपने रिलेटेड पार्टीज को कितना लोन दिया है, किसको दिया है, उसकी पूरी जानकारी होगी। सिर्फ आरबीआई को रिपोर्टिंग ही काफी नहीं है, बैंक के अंदर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मतलब एक इंटरनल पुलिस भी लगा दी गई है जो बैंक के अंदर ही निगरानी रखेगी। तो आप देख सकते हैं कि आरबीआई ने रिलेटेड पार्टी लेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम बना दिया है। पहले तो 10% की लिमिट लगा दी, फिर 1 करोड़ से ऊपर के लोन के लिए बोर्ड अप्रूवल जरूरी कर दिया, फिर इंटरेस्टेड डायरेक्टर को बाहर का रास्ता दिखा दिया, फिर हर 6 महीने में रिपोर्ट मांगी और आखिर में इंटरनल ऑडिट को भी काम पर लगा दिया। इतना सब कुछ इसलिए ताकि बैंकिंग सिस्टम साफ सुथरा रहे और आम आदमी का विश्वास इस पर बना रहे। तो देखा आपने कैसे हमने आरबीआई के इन नए नियम को एकदम आसान भाषा में टुकड़े टुकड़े करके समझ लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे कुछ नया सीखने को मिला, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन दबाइए। जैसे ही हम नया वीडियो डालेंगे आपके फोन में टन नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं? एग्जाम का कौन सा सब्जेक्ट आपको परेशान कर रहा है? अपने सारे सवाल, सारे टॉपिक्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।